तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी नंबर सिस्टम और ऑपरेटर्स की, ठीक है। और हमने आपको बोला था कि आज से हम शुरू करेंगे ऊप्स कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सबसे पहले, ऊप, ठीक है, ऊप या ऊप्स कंसेप्ट्स, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला सवाल यही आ जाता है यहाँ पे कि ऊप्स होता है कि ऊप होता है, ठीक है। यहाँ पे एस का क्या मतलब होता है, ऊप का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही क्लियर कर दूं, फुल फॉर्म क्लियर कर देता हूँ। अभी बात करेंगे पूरा ऊप्स के बारे में, समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ ले कि ऊप्स होता क्या है। तो ऊप्स, पहले सबसे पहले ऊप समझो, एस की बात बाद में करेंगे। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब ऊप के अंदर हम ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर यहीं पे कहीं कहीं आपको ऊप्स भी दिखता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊप्स का कोई एस का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये एस जो लोग इस तरह से लगाते हैं वो कहीं ना कहीं गलत लगाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार लगा दिया जाता है हेडिंग वेडिंग में, आप देखेंगे, लेकिन जो सही नाम है वो ऊप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पर हम लोगों ने बहुत सुना है ऊप्स कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट। तो होता क्या है, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैं बोलूं एक नाम है राजू, ठीक है, एक नाम क्या है, राजू। और एक मैं बोलूं कि राजू की कार, तो आप क्या लिखोगे, राजूज, राजूस कार। इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, राजूस कार। ये कॉमा एस लगता है ना, अपोस्ट्रोफी एस। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक एक ग्रामर का पार्ट है। क्या इसका मतलब ये हो गया कि राजू का नाम राजूज है? बताइए। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे सब लोग? अगर आप बोलते हैं राजू, ठीक है, राजू एक बंदे का नाम है, लेकिन अगर मैं बोलूं राजूस कार, तो ये एस बताइए क्यों लगा है, कोई हमें बता दे तो फिर हम आगे बढ़ें। एस क्यों लगा है यहाँ पे? आवाज जा रही है आप लोग तक मेरी? जी सर, आ रही है। तो बताइए एस क्यों लगा है? इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर, है ना, बोल सकते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। अब आपको ग्रामर नहीं पता तो फिर हम क्या ही कर सकते जी हैं। सर। पर तो अपोस्ट्रोफियस जो लगता है। हाँ, एज अ ग्रामर आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है कि किसी भी चीज़ में, मतलब जब हम एस लगा देते हैं तो उसका मतलब बोलते हैं उसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं। राजूज कार, मतलब ये कार राजू की हो गई, एक तरह का रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। बस यही सेम रूल हम ऊप के साथ लगा देते हैं। जब मुझे बोलना होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब हम ओनली ऊप ही बोलते हैं, डबल ओ पी, दैट्स इट। लेकिन जब हमें बोलना होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, तो हम क्या बोलते हैं, ऊप्स कंसेप्ट्स। जब मुझे सिर्फ राजू बोलना होगा तो मैं राजू बोलूंगा, लेकिन मुझे बोलना होगा राजू की कार या राजू के कंसेप्ट, तो राजूस कंसेप्ट। इसी तरह ऊप्स कंसेप्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, जस्ट आप इंग्लिश का एक रूल है जो एस लग जाता है। असल में ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। अच्छा, ये तो भाई फुल फॉर्म की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है यार, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। इट इज अ स्टाइल, इट इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम इसको। इट इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। ये जो तरीका है वो जावा भी सपोर्ट करती है,
ये तरीका पाइथन भी सपोर्ट करती है, ये तरीका C++ भी सपोर्ट करती है। तो ये एक तरीका है, कोई लैंग्वेज नहीं। ऊप इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, इट इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग विच कैन बी सपोर्टेड बाई मैनी लैंग्वेजेस लाइक सी करती है, पाइथन कर सॉरी C++ करती है, पाइथन करती है, जावा करती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। और भी अलग अलग तरीके से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोला जाता है इट इज़ अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, बात एक ही हुई। ठीक है, और भी आपको मैं जितने भी टर्म यूज़ हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। इसको ये भी बोला जाता है इट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिम। ये पैराडिम का मतलब होता है मॉडल, पैटर्न या अप्रोच। पैराडिम का मतलब होता है मॉडल या पैटर्न या और अप्रोच। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग यूज़ किया गया है पैराडिम के लिए? अप्रोच। ठीक है, तो पैराडिम, ये मॉडल पैटर्न हटा देते हैं, ये आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा पैराडिम का मीनिंग। तो पैराडिम मतलब अप्रोच हो गया। तो हम प्रोग्रामिंग पैराडिम बोले, या हम अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग बोले, वे ऑफ प्रोग्रामिंग बोले, ठीक है, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग बोले, प्रोग्रामिंग मॉडल बोले, या ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल। हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे चीज़, मतलब बहुत सारे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी है सबका घुमा फिरा के मतलब एक ही है, प्रोग्रामिंग करने का तरीका। इसको डिज़ाइन अप्रोच भी बोला जा सकता है। इट इज़ अ डिज़ाइन अप्रोच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए लिख दी है यहाँ पे, आपको आसानी होगी। चलो भाई, तो ये समझ में आया कि अच्छा भाई साहब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है नहीं, बस प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जो कि हम सीख लेंगे। ठीक है, कैसा तरीका है, अब बात यह आ जाती है। तरीका है, चलो पता चल गया, ऊप एक तरीका होता है। कैसा तरीका होता है, क्या खास है इसमें? तो ऊप में एक बहुत ही खास बात है, बहुत ही खास बात। अच्छा, ऊप से पहले कौन सा तरीका यूज़ होता था? सी वगैरह में यूज़ किया जाता था प्रोसीजरल ओरिएंटेड। ठीक है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा में यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा 8 से एक नया प्रोग्रामिंग एक नया स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जावा में इंट्रोड्यूस किया गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं है कि वे ऑफ प्रोग्रामिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है। वे ऑफ प्रोग्रामिंग या स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग कई सारे होते हैं। स्टाइल, STYLE, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, कई सारे स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोसीजरल, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीजरल ओरिएंटेड लिखता हूँ, प्रोसीजरल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसी तरह एक होता है फंक्शनल, इसी तरह होता है एक एस्पेक्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारे होते हैं, मैं उतना नहीं लिखता हूँ, बस 3 लिख देते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ETC कर देते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग के तरीके अवेलेबल हैं। जावा सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके को। जावा में प्रोसीजरल ओरिएंटेड के तरीके में कोड लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए पूरी तरीके से जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड सिंस जावा 8, जावा ऑल्सो सपोर्ट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये इसका कह सकते हो कि बैकबोन तरीका है। मेन तरीका तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करती है, बट जावा के न्यू जो फीचर्स आए हैं जावा 8 एंड अपवर्ड्स, उसमें हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाले स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग कई सारे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
की हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली हमारा मेन फोकस यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, इसमें खास क्या है, ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, बट कैसा कैसा वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, वेयर वी रिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, वी रिलेट कंसेप्ट्स थ्रू रियल वर्ल्ड एंटिटीज, समझ गए, रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेट करके कंसेप्ट्स को पढ़ा जा सकता है। मतलब ऊप्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको अगर आपको समझना है तो उनको आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेट करके समझ सकते हो। जैसे ऊप्स के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, देखो कोई भी, जैसे ऊप क्या है, एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो जब मैं इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करूंगा तो इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स होंगे ना, जिसके थ्रू मैं इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को अचीव करूंगा। जब कंसेप्ट ही नहीं होंगे तो अचीव कैसे किया जाएगा। जैसे जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी जावा में कोड लिखने के लिए जावा के कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, वो सब पढ़े तब ना हम जावा में कोड लिख पा रहे हैं। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में कोड लिखना चाहते हैं तो आपको ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऊप्स के कंसेप्ट्स की खास बात यह है कि उसमें जितने कंसेप्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करके बनाए गए हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा वे ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसमें कंसेप्ट्स को आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेट करके समझ सकते हो, जिससे ऊप्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। ऊप्स किसी के लिए नाइटमेयर भी हो सकता है। अगर आपने ऊप्स को सही तरीके से नहीं समझा तो ऊप्स आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ रिवाइज करके अगर समझा कायदे से ना, तो ऊप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी इंटरकनेक्टेड तो है लेकिन आसान है। एक बार अगर आपने ऊप्स को सही से पकड़ लिया तो पूरी जावा की जर्नी आपकी आसान हो जाएगी, पूरी जावा आपकी आसान हो जाएगी। ऊप्स एक ऐसा जावा का कंसेप्ट है जो आप कभी नहीं छूटेगा आपसे। अगर आप जावा में जॉब लेंगे तो लाइफ टाइम आप ऊप्स में काम करेंगे। जो भी आगे कंसेप्ट होंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, हर जगह ऊप्स यूज होगा। और तब मैं ऊप्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। जब हम ऊप्स पढ़ा रहे हैं उसी समय आपको सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। मैं सारा आपको डीप डाउन जाके एकदम अच्छे से ऊप्स समझा दूंगा। उसके बाद हम ऊप्स को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे आगे टिल माइक्रो सर्विसेज। लास्ट जो हमारा टॉपिक है स्प्रिंग बूट के बाद, स्प्रिंग बूट में जो माइक्रो सर्विसेज, उसमें भी ऊप्स यूज होगा। तो ऊप्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, या ध्यान दीजिएगा। तो ऊप्स एक ऐसा वे ऑफ प्रोग्रामिंग होता है जिसमें हम कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। क्या फ़ायदा है रियल वर्ल्ड से रिलेट करने का? बहुत फ़ायदा है। जैसे शायद हमने पहले भी बताया है कि नहीं बताया, आई डोंट नो, मैं फिर से बताता हूँ। जब भी किसी चीज़ को आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हो तो उस चीज़ को समझना और याद करना दोनों आसान हो जाता है। जैसे हमने बचपन क्या मतलब बड़े ही थे हम, जैसे साइन होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैथ्स बेसिक मैथ्स है। कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर टेन एक्स होता है, ठीक है, टेन एक्स होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप बोलोगे ये सर को कैसे याद है यार ये सब, है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब मेरे को सबका याद है। अब मेरे को याद नहीं कि इसका क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, सेक एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का क्या होगा, मुझे याद नहीं है। पर मैंने इस चीज़ को रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझा है तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तब भी मुझे ये चीज़ याद रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझा हुआ है। और जब भी रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझते हो चीज़ें याद रहे। कैसे हमने समझा? हमने समझा पाकिस्तान, फिर भूखा, और पी से हो गया प्यासा, ठीक है। फिर से हो गया हिंदुस्तान, फिर एच से हो गया हरा, और बी से हो गया भरा। बस ऐसा कर देना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका उल्टा कर दो, हिंदुस्तान,
ये हो गया हमारा आ जाओ भाई, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर हो गया यहाँ पे पाकिस्तान भूखा और प्यासा। अभी देखो ये कितना, आप अब आपको भी याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे, बस ये याद कर लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और बाकी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब ये जैसे ही आपने किया, अब आपको याद नहीं करना पड़ा, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, देख रहे हो, हाइपोटेनस अपॉन। तो ये कैसे याद हुआ मुझे? क्योंकि हमने चीज़ों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझा। यही चीज़ समझी गई प्रोग्रामिंग में भी कि यार जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। प्रोसीजर ओरिएंटेड जो तरीका था, इससे पहले ऊप से पहले जो तरीके यूज़ किए जाते थे, वे ऑफ प्रोग्रामिंग के जो तरीके यूज़ किए जाते थे, उन तरीके को समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उनको याद करना मुश्किल हो रहा था। तो ये सोचा गया यार कुछ ऐसा बना दो जिसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझा जा सके, ताकि कंसेप्ट भी हो जाएं, रियल वर्ल्ड से रिलेट करके उसको समझना भी आसान हो जाए। कैसे हम पीरियोडिक टेबल याद करते थे, हम लिली नाना काका रूबी सब फ्रेंड, होता था ना, हम लिली नाना काका, ऐसे हाइड्रोजन लिथियम, ये सोडियम पोटेशियम, ऐसे हम लोगों ने याद किया था पहला कॉलम। इसी तरह पूरा पीरियोडिक टेबल का ऐसे हम लोग के सर लोगों ने बताया था, रियल वर्ल्ड तरीके, मतलब रियल वर्ल्ड से रिलेट करने का। इसी तरह बिल्कुल ऊप्स के अंदर भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उन सभी को हम रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझेंगे। मतलब हम क्या समझेंगे, वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेबल बना ही गए हैं, हमें जबरदस्ती उनको रियल वर्ल्ड से रिलेट नहीं कराना पड़ेगा, वो बना ही गए हैं रियल वर्ल्ड से रिलेट करके। आइए ऊप्स के कंसेप्ट्स के जरा देखिए, आप ऊप्स के कंसेप्ट्स को जरा देखिए। ऊप्स कंसेप्ट्स, ऊप्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट आप बोल सकते हो, लेकिन जो मेन कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर, कंसेप्ट्स के अंदर भी कंसेप्ट्स आएंगे। तो मेन जो कंसेप्ट्स होते हैं वो होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है इनकैप्सुलेशन, चौथा होता है हमारा इनहेरिटेंस। ये नंबरिंग ज़रूरी नहीं है, बट मैं उस ऑर्डर में लिख रहा हूँ जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इन है, हालांकि ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, मतलब बिना क्लास पढ़े आप ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, बिना क्लास ऑब्जेक्ट के आप इनकैप्सुलेशन नहीं पढ़ सकते, और इनहेरिटेंस क्लास ऑब्जेक्ट के बाद ही पढ़ा जाता है, इनकैप्सुलेशन वगैरह के बाद। एंड इनहेरिटेंस के बिना आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ सकते, पॉलीमॉर्फिज्म, एंड पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह करने के बाद आप एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये ऊप्स के कंसेप्ट्स हो गए। अब ये जो कंसेप्ट्स हैं ना, आप मुझे ये बताओ, भूल जाओ जावा, एकदम आप समझ लो कि आज तक आपने कभी जावा ही नहीं पढ़ी है, जावा एकदम भूल के आंसर करना। आप बताओ कि क्लास शब्द आपने कहाँ देखा है दुनिया में, जब आपने जावा नहीं पढ़ी थी तो? एनीवेयर? कैटेगराइज करना। हाँ, क्लास शब्द या हमने स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में देखा सबसे पहले, कॉलेज में देखा, बस में देखा, ट्रेन में देखा, प्लेन में देखा, है ना। क्लास करता क्या है भाई? बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास, कंप्यूटर साइंस क्लास, सिविल क्लास। तो क्लास क्या करता है? रियल वर्ल्ड में हम क्लास को देखते हैं, कैटेगराइजेशन करता है। जावा में भी हम क्लास बनाते हैं कैटेगराइजेशन के लिए, बिल्कुल रियल वर्ल्ड रिलेटेबल रहता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। मेरे सामने माउस है, फोन है, लैपटॉप है, टेबल है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह जावा के अंदर जो भी डेटा मेमोरी के अंदर होता है, फिजिकली मेमोरी में एग्जिस्ट होता है, जो भी चीज़ें मेमोरी में एग्जिस्ट होती हैं उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल हम समझेंगे। इसी तरह इनकैप्सुलेशन, नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज़ को बंद किया जा रहा है ना, इनकैप्सुलेट किया जा रहा है। जैसे मिठाई उठाई किसी को देना होता है तो उसमें एक तो लड्डू, कुछ लड्डू रख देंगे, कुछ छेने वाली मिठाई रख देंगे, थोड़ी काजू कतली रख देंगे, 5-6 तरह की मिठाई को रख के इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं मिठाई बाइंडिंग। नहीं क्यों भाई? यस सर, यस सर। तो मिठाई बाइंडिंग को आप बोल सकते हैं इनकैप्सुलेट किया जा रहा है। इसी तरह जावा में हम डेटा बाइंडिंग करेंगे,
एक एम्प्लॉय का डेटा है, आईडी है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसकी सैलरी है, उसका आधार नंबर है, डेटा बाइंडिंग। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस देख लो, अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस आपने बायोलॉजी में सुना होगा कि भाई जो इंसान होते हैं अपने पेरेंट का बिहेवियर क्या करते हैं, मतलब इनहेरिट करते हैं। अगर हाँ एक्वायर हाँ जी, अगर बाप मान लो एकदम बड़ा बॉडी बिल्डर था, एकदम तगड़ा एकदम, तो बच्चा भी एकदम मोटा तगड़ा पैदा होगा, है ना। वो एकदम हैवी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि बच्चे को ये हैवी बॉडी बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। अब मेरे को कोई बोले यार मस्कुलर बॉडी बनाओ, मेरे को बहुत मेहनत लगेगी, खूब खाना पड़ेगा, प्रोटीन शेक एंड ऑल, पूरा डाइट मेंटेन करो, तब जाके कई महीने में 1-1 किलो वजन बढ़ेगा बड़ी मुश्किल से। और कोई लोग हैं उनका ऐसे ही 75 किलो, 70 किलो, 80 किलो के हैं, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, ऐसे ही बॉडी फिट है, तो उनको वो चीज़ बिना मेहनत करे मिल गई, है ना। किसी की मॉम डैड शार्प होते हैं, दिमाग अच्छा रहता है, तो बच्चों का दिमाग भी तेज रहता है, तो उसको कोई पजल सॉल्व नहीं करना पड़ा अपना दिमाग शार्प करने के लिए, वो गिफ्टेड मिल गया उसको। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी तरह जावा में भी होता है, हमारे पास एक लिखा लिखाया कोड है, उस लिखे लिखाए कोड को हम दूसरी जगह पे इनहेरिट करा सकते हैं, बिना लिखे वो कोड हमें मिल जाएगा। सो अभी ये सब चीज़ें मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। अभी पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मैनी फॉर्म्स, एब्स्ट्रैक्शन में हम इम्प्लीमेंटेशन को छुपाते हैं, मतलब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊप्स के जितने भी आपको ये कंसेप्ट दिख रहे हैं, ये सब रियल वर्ल्ड से रिलेटेबल हैं, इसीलिए इनको समझना आसान होगा, ठीक है ना। इनको समझना काफ़ी आसान होगा और आपको याद करना भी आसान होगा। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू मेमोराइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं बात को, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तहत कि ठीक है, मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करने के लिए अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो प्रोसीजर क्या होगा। देखो, अभी आप बिल्कुल जावा को भूल जाओ, मान लो कि मेरे को एक कार बनानी है, सपोज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कार, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भूल जाइए जावा। रियल वर्ल्ड में भाई मुझे एक गाड़ी बनानी होगी, टार्जन द वंडर कार बनानी होगी बढ़िया सी कोई ऐसी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, एक डिज़ाइन बनाऊंगा, क्रिएट अ डिज़ाइन, एक पेपर पे डिज़ाइन बना लूँगा, भाई दरवाज़ा ऐसा होगा, ऐसे टायर होंगे, ये होगा वो होगा, अंदर के भी डिज़ाइन कर लूँगा, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके डिज़ाइन बना लूँगा। पहले डिज़ाइन रेडी है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, पेपर पे डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन रेडी के बाद हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे सारे पार्ट्स, अरेंज ऑल पार्ट्स, जाएंगे मार्केट में, एक्सेल हो गया, टायर हो गया, विंडशील हो गया, जो भी चीज़ें नेसेसरी होंगी और कुछ लोहे वोहे हो गए, जो भी हैं, अरेंज करेंगे सारे पार्ट्स एंड फिक्स करेंगे, फिक्स एज पर डिज़ाइन, डिज़ाइन के हिसाब से हम फिक्स कर देंगे। फिर कार मेरी यहाँ तैयार हो गई, लेकिन रोड पे नहीं निकाल सकते, हम उसको क्या करेंगे, गिव अ नंबर, अपने से नहीं देंगे, आरटीओ में जाएंगे, एक नंबर देंगे, गिव अ नंबर टू इट, एक नंबर दे देंगे एंड उसके बाद हम उस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कार फंक्शंस, कौन सा कार का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम, स्टार्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, ठीक है, BRAKE ना, ब्रेक लगा सकते हैं एंड देन हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये भाई तरीका रहा अगर मुझे एक गाड़ी बनानी होगी तो, बिल्कुल रियल वर्ल्ड हमने आपको बताया ऐसा होगा। अगर आपको एक कार का सॉफ्टवेयर बनाना है तो भी तरीका ऐसा ही होगा, पहले हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम देखो, अच्छा जो डिज़ाइन होगी इसको हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, यस सर, और जब इस ब्लूप्रिंट को हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जब वाकई में गाड़ी वाड़ी सब बन के रेडी हो जाएगी, लोहा वोहा जोड़ देंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं नाउ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, यस सर,
किसी भी चीज़ को छुओ, टच करो, फील करो तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले ब्लूप्रिंट बनना है, फिर ऑब्जेक्ट बनना है, फिर आइडेंटिटी दी जा रही है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी है एंड देन दिस इज बिहेवियर, बिहेवियर। तो इतनी चीज़ें तो करनी पड़ती है भाई, है ना। ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले ब्लूप्रिंट होगा, फिर उसको गाड़ी बन के रेडी होगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसको एक आइडेंटिटी देंगे, देन उसका फिर बिहेवियर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके कुछ स्टेट्स भी होते हैं, जैसे गाड़ी का कुछ कलर भी होगा, है ना, कुछ कलर वगैरह भी होगा, वो सब बात करेंगे आगे चल के। तो जो जिस तरीके से आपने रियल वर्ल्ड में कार को मैन्युफैक्चर किया, फ्रॉम डिज़ाइन टू मेक इट रेडी टू यूज़, ठीक है, जो आपने डिज़ाइनिंग किया और उसको रेडी टू यूज़ बनाया, बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे जावा में प्रोग्राम बनाना होगा एक कार का, तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तरीका होता है वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड से रिलेटेबल होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में काम आप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करेंगे, चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। तो खैर अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी पहले आपको ऊप्स के कंसेप्ट समझना होगा, तब हम एक कार का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो जब तक आप ऊप्स के कंसेप्ट नहीं समझ लेते तब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर पाएंगे, आपको ऊप्स के कंसेप्ट सीखने होंगे, ठीक है। तो ऊप्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया। मैं समराइज कर देता हूँ अपनी पूरी बातों को। ऊप्स है क्या? स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। कैसा स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग? ऐसा स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें हम कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझते हैं, सिंपल। ऊप्स के कुछ कंसेप्ट्स भी हैं, जैसे हम रियल वर्ल्ड में एक कार को बनाते हैं वैसे ही हम एक कार के एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात हो गई हम लोगों की ऊप्स के इंट्रोडक्शन में। अब कुछ टर्म भी पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में, जैसे क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये भी समझ लें। 3 टर्म होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक होता है हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। 3 टर्म होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को बोलेंगे जिसमें सारे ऊप्स के कंसेप्ट्स हों, मतलब ये सब, प्लस उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हों। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी which supports all concepts of OOP with primitive data type। तो क्या जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप है? Yes, sir. और सारे कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि यूज होते हैं जावा में। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है ना, वो एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में आप आगे चल के समझोगे। प्रिमिटिव का डायरेक्ट स्टोरेज होता है मेमोरी में, तो प्रिमिटिव अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। तो जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कंसेप्ट को इस्तेमाल करे विथ प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहीं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी? इसमें ऑल कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स विथ प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा नहीं होगा। ऑल कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स, ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं, ऑल कंसेप्ट ऑफ ऊप एक्सेप्ट इसको, मतलब सारे ऊप्स के क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट इसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म
पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो ऊप्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रही है बट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं कर रही है और प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है उसके पास, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है, इसी तरह वीबी स्क्रिप्ट, इसी तरह जावा स्क्रिप्ट। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के वर्जन्स होते हैं, तो इक्मा 6 के पहले, बिफोर इक्मा 6। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि भाई कौन कौन से मतलब लैंग्वेज हैं। और भी मार्केट में लैंग्वेज हो सकती हैं, आप अगर गूगल करेंगे, आप चैट जीपीटी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। 2 नाम तो अभी मेरे जहन में है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो भाई सीधा सीधा जावा यहाँ लिख देते हैं, है ना, सीधा सीधा जावा। C++ भी है, जावा भी है, ठीक है, पाइथन भी है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज होती है जिसमें ऑल मतलब हर चीज, जिसमें एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें ना हो, जिसमें क्या हो, एवरीथिंग, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना मतलब क्या, ये हम बाद में समझेंगे, अभी आगे। अभी ऑब्जेक्ट आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब अभी मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट आप ऐसा समझ लें कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है क्या, बताइए? नो सर। हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। तो जहां प्रिमिटिव आ गया और सारे कंसेप्ट्स आ गए, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी। तो कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स यूट्यूब पे जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, बट वो भी एक बेसिक सी गलती करते हैं कि जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। हाँ, एक बात है कि जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यस, ठीक है, मैं एक नोट पॉइंट जरूर लिखूंगा। जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट oriented language. Why? Because it has primitive data types, क्योंकि इसके पास primitive data types है। but it is better than pure object oriented language। बट ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से बेटर है जावा, क्यों? But it is better than pure object oriented language because it has capability to convert its primitive into objects। मतलब अगर हम जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, तब तो भाई प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसी नहीं बन जाएगी ये, बताइए। यस सर। हाँ, Yes, sir. प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम किसको बोल रहे हैं? जिसमें सब कुछ, जिसमें प्रिमिटिव हो ही ना, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। पर जावा प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि जावा के पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन एक खासियत है जावा के पास, जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये तो सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल सत्य है एकदम। लेकिन बट इट इज़ बेटर देन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वाई? बिकॉज जावा के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि हम बाद में देखेंगे थ्रू रैपर क्लास। बिकॉज इट हैज़ कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट इस प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट्स थ्रू रैपर क्लास। अब रैपर क्लास क्या होता है, सब बाद की चीज़ें हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जावा इज़ अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। जावा can work as a pure object oriented language and Java can work as an object oriented language also। तो दोनों कैपेबिलिटी है, इसीलिए जावा को फ्लेक्सिबल लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हो गए जो जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम ऊप्स पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इतनी बात के बाद
अब हम बेनिफिट्स समझ लें। बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स, बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। हालांकि बेनिफिट अभी आपको समझ आएगा नहीं कि ये ऐसा कैसे होता है, बट क्या होता है ये तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक बेनिफिट है मॉड्यूलैरिटी आती है, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी तो आप समझ जाओगे, क्लास से आती है, मैंने क्लास पहले ही समझा के रखा हुआ है आप लोगों को। क्लास से मॉड्यूलैरिटी आती है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. है जी ना? सर। अगर हमें अपने कोड को अलग 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 पीस ऑफ क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, अलग क्लास बना देंगे कई सारी, अपने कोड को क्लास के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, दैट इज ओनली कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी। इसी तरह रीयूजेबिलिटी आता है, रीयूजेबिलिटी। एक क्लास के अंदर अगर हमने कुछ कोड लिखा है तो उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, Yes, sir. कर सकते हैं, तो जी रीयूजेबिलिटी भी सर। मिलेगा। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉलीमॉर्फिज्म में सीखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह अभी हम आगे चल के ये पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन वगैरह, तो उसमें हम आप देखेंगे कि सिक्योरिटी भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो कि अभी आप थ्योरेटिकली बस जानो। जैसे जैसे हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जंप करेंगे, चीज़ें आप समझते जाओगे। ठीक है, बताइए इतने में किसी को कुछ डाउट है अगर? No, sir. तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा एक सर एक्सप्लेनेशन, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एक बार फिर से बता दीजिए ना। जिसमें हर कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, जिसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्काला, स्काला एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप ही नहीं होता, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको यही डाउट आ रहा होगा कि एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, है ना? तो ऑब्जेक्ट की मीनिंग तब समझ में आएगी जब आप ऑब्जेक्ट को समझोगे, इसीलिए मैंने यहाँ लेटर लिख दिया था, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट जानते नहीं हो आप। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कि भाई सारे कंसेप्ट यूज हो प्लस प्रिमिटिव हो। ये भी समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म के अलावा सारे कंसेप्ट यूज हो, प्रिमिटिव भी हो। बट इसमें क्यों डाउट आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट यार, सारा कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्ट ही नहीं पढ़े हो तो कैसे इसको मैं समझाऊँ? अभी समझ रहे हो? तो अभी ऑब्जेक्ट आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा हर चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, मीन्स हर चीज़ का मेमोरी एलोकेशन हीप में हो रहा है अलग तरीके से, और हर चीज़ का कुछ स्टेट है, कुछ आइडेंटिटी है, कुछ बिहेवियर है। वो चीज़ अभी आपको समझ में आएगी, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगी डायरेक्ट। समझ रहे हैं? करण, क्या नाम है, कुणाल? ओके सर। हम्म, चलो ये तो बात हो गई। अब हम लोग शुरू करते हैं। ऊप समझ गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऊप्स के कंसेप्ट्स, ऊप्स कंसेप्ट्स। तो ऊप्स के बहुत सारे कंसेप्ट में ऊपर लिखे हुए हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें 4 ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको बोला जाता है पिलर ऑफ ऊप्स। पिलर ऑफ ऊप कौन कौन से वो हैं? वो है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और हमारा है एब्स्ट्रैक्शन। इसको बोला जाता है पिलर ऑफ ऊप, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट तो बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक और बहुत ही फाउंडेशनल कंसेप्ट है, जो कि तो होता ही होता है। तो शुरुआत हम करेंगे क्लास से, ठीक है। चलिए क्लास, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम क्लास, अपना पहला कंसेप्ट। क्लास क्या होता है भाई साहब? तो सबसे पहले क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्लास एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। क्लास इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन ओ। मतलब भाई कोई भी चीज़ हमें, कोई भी हमें कोड लिखना है, कुछ भी हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। अगर मेरे को एक कोड लिखना है, किसी भी प्रॉब्लम का कोड लिखना है, सबसे पहले हम एक कोड को लिखने की जगह एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। क्लास हम क्यों बनाते हैं ये हमने आपको बताया है पहले भी।
class is used to achieve categorization जिसको हम लोग टेक्निकली मॉड्यूलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कब एक्सप्लेन किया था, कितना किया था, आई थिंक ये सब बताया था ना पूरा डायग्राम वगैरह बना के, जी सर। है ना? ये सब आई थिंक अच्छे से हमने बताया था, एक बार देख लें तो जरा। क्लास, ये देखिए यहाँ मैंने बताया ना पूरा अच्छे तरीके से, यही है क्या वो, व्हाट इज़ क्लास? हाँ, पूरा तो बताया हुआ है। क्लास वो यस उसका सर। कंसेप्ट है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी है, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। और मैंने बताया था कि भाई ये क्या किया है यार, घी पोटैटो सब क्या किया हुआ हूँ मैं? हाँ, ये है क्या सर यार ये? कैटेगराइज किया गया है सबको। अच्छा, बड़ा सीन है यार, ये तो पता नहीं क्या क्या। अच्छा, ये सब ऐसे फेंका हुआ था, फिर उसको मैंने छोटे छोटे डब्बे में डाल दिया है ना? ओके ओके, ठीक है, बहुत यस सर। हाँ, छोटे डब्बे में डाल दिया था। दिस इज मेथड्स। और उससे भी बढ़िया अप्रोच, अच्छा अप्रोच है ये, अप्रोच 1 है कि हम ऐसे डाल दें, अप्रोच 2 है कि मतलब ऐसे फेंके रहें, तो ये तो बहुत ही गंदा अप्रोच है। ये एक अप्रोच है कि जिसमें हम बॉक्सेस में डाल दें, और तीसरा अप्रोच है कि भाई बड़े बड़े कंटेनर में बॉक्स डालें, फ्रूट का अलग, वेज का अलग, डेयरी का अलग। सो ये बेस्ट अप्रोच था ना, ये वाला। ठीक है, तो क्लास हमने आपको पूरा समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बातें तो क्लास की हम करने वाले हैं। तो जितनी चीज़ें हमने बताई है उसके अलावा हम एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, वो सारी चीज़ें। तो हाँ, रिवाइज ज़रूर करा देंगे हम। तो क्लास क्या है, कैटेगराइजेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये आप समझ लो कि सबसे जो मेन बात समझना है कि जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास रैम के अंदर कोई भी मेमोरी नहीं लेता है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि क्लास, व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, it won't take any memory space inside the RAM। ठीक है, inside the RAM मतलब कि इक्लिप्स खोलते हैं हम यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे एक टेस्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे com.start है या फिर com.mainApp के अंदर हमने एक क्लास बनाई है। ये देखो भाई, ये क्लास बनी है, एक क्लास बनाया है, बस इसको बनाते, इसको डिलीट कर देते हैं, कॉम रजिस्टर डिलीट करते हैं। एक क्लास हमने बनाई है। एक क्लास बना देने से, अब देखो यहाँ पे हमने क्लास बना दी, ये सब मैं हटा देता हूँ, टेस्ट एंड ऑल, और एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है और सिंपल उसको यहाँ पे काउंट किया है। जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, ये एक मतलब ये अभी बिल्कुल भी रैम में मेमोरी ये क्लास नहीं लिया हुआ है। मतलब अगर आपने प्रोजेक्ट में मान लो कि अपने प्रोजेक्ट में मान लो कि सपोज करो 1,00,000 क्लास बना दी, सोचना ध्यान से हम जो बोलना चाह रहे हैं। आपने प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट, उसमें आपने 1,00,000 क्लासेस बना दी। अब एक क्लास के अंदर आपने कितना वेरिएबल बनाया है, मान लो एक वेरिएबल बनाया है, ये कितना बाइट लेगा रैम, इसको कितना बाइट चाहिए होता है रैम के अंदर? 4 बाइट। 4 बाइट। तो 1,00,000 क्लासेस भी अगर ऐसी हैं तो टोटल बाइट कितना हो गया? 4,00,000। यस सर। 4,00,000 बाइट। अब सोचो कि अगर सिर्फ क्लास बनाने से ही रैम अगर ऑक्यूपाई होने लगता, अगर क्लास सिर्फ बनाने से ही रैम ऑक्यूपाई होने लगता, तब तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मेरे पास 1,00,000 क्लास है, पर 1,00,000 क्लास में को हम यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ सिर्फ एक ही क्लास को कर रहे हैं। यूज़ हम सिर्फ एक ही क्लास के मेथड को कर रहे हैं, पर रैम कितना खाती वो? 4,00,000 बाइट। समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब भी हम क्लास बनाते हैं, क्लास रैम में बिल्कुल भी मेमोरी लेता ही नहीं है।
मतलब क्लास बनाया जाता है सिर्फ कोड को लिखने के लिए। अभी कोड के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, रैम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने पबजी को डाउनलोड किया अपने सिस्टम, अपने फ़ोन में, पबजी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गया, या कोई भी गेम मान लो जो आप खेले होगे जीवन में, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश, वॉटेवर। आप जब उस गेम को डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करके रख लेते हो, तो आपका फ़ोन हैंग मारता है कि जब चलाते हो तब हैंग मारता है? अब आप बोलेंगे मेरा जब तो हैंग ही नहीं चलाते हैं मारता तब। है। नहीं सर, उसके अंदर मैप्स डाउनलोड करने के बाद लोड लेता है उसके बाद। हाँ, नहीं, मतलब मैप अब डाउनलोड कर लिए लेकिन गेम बंद कर दी, तो गेम बंद कर दी तो लोड नहीं आता ना फ़ोन पे। नो सर। गेम बंद है तो समझ- लोड नहीं हो आपका सिस्टम, क्योंकि लेकिन वही बात है ना कि गेम बंद है लेकिन कोड तो आपके फ़ोन में है ना। यस सर। तो सिर्फ कोड के होने से रैम ऑक्यूपाई नहीं होता। जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो कोड जब एग्जीक्यूट होगा देन उस कोड के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगी रैम में, और तब उलझने बढ़ेंगी। अगर रैम अच्छा है तो ठीक है, कम रैम है, प्रोसेसर वीक है, तो फिर आपका सिस्टम हैंग करेगा। तो पता ये चलता है कि क्लास जो होता है, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, तो आप एक क्लास क्रिएट करो चाहे 1 करोड़ क्लास क्रिएट करो, आपके रैम पे कोई हेडेक नहीं होगा। क्योंकि अगर रैम सिर्फ क्लास क्रिएट करने से हेडेक होने लगता तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता। क्योंकि अगर मेरे पास 1 करोड़ क्लासेस हैं तो मैं 1 करोड़ क्लासेस को एक बार में थोड़ी यूज करूंगा यार। कभी कोई क्लास यूज करूंगा, कभी कुछ यूज करूंगा। हो सकता है कोई ऐसी क्लास हो जो जो शायद ही लाइफ में कभी एक आध बार यूज हो। अब जैसे अमेजोन है, अमेजोन के हम सारे फीचर्स थोड़ी यूज करते हैं, कभी रिव्यू नहीं देते हम, हार्डली कभी रिव्यू देते होंगे। जब हम रिव्यू देंगे तो ही रिव्यू का कोड चलेगा ना। यस सर। तो जी सर। अब देखो, हमारे हमारे इस प्रोजेक्ट में, टेस्ट प्रोजेक्ट में, सिर्फ एक क्लास नहीं है, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी पूरी है। और इस जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर कितनी कितनी क्लास हैं? एक लाइब्रेरी में देखोगे मार पैकेजेस हैं, और उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। देखो सिर्फ हम क्या ओपन कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम सिर्फ इसमें जावा बेस ओपन कर रहे हैं, और बहुत सारे हैं। एक जावा बेस खाली ओपन करोगे ना, उसमें इतने सारे पैकेजेस हैं, इतने सारे पैकेजेस हैं। और हर पैकेजेस में जाने कितनी कितनी क्लासेस पड़ी हुई है, इसको ओपन करो तो इतनी सारी क्लासेस। अब अगर सिर्फ क्लास ही बनाने से रैम ऑक्यूपाई होने लगता तो अभी तक तो मेरा सिस्टम ही फट गया होता। इतनी सारी क्लासेस सब का सब रैम में मेमोरी ले लेती, हो जाती ना दिक्कत फिर। यस सर। तो ध्यान जी रहे सर। कि जब भी आप क्लास बनाते हैं, व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, इट वोंट टेक एनी मेमोरी स्पेस इनसाइड द रैम। ये ध्यान रखिए, रैम में, हार्ड डिस्क में तो साइज लेगा ना यार, हार्ड डिस्क में क्यों नहीं लेगा भाई? देखो, ये प्रैक्टिस मेथड को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, सॉरी, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, जाओ भाई, और यहाँ पे पाथ देगा। ये सबका अपने अपने सिस्टम का अलग पाथ होगा। इस पाथ में यहाँ पे शो इन सिस्टम फोल्डर पे क्लिक करो, और क्लिक करो, और देखो कितना स्पेस ले रहा है, ये कितना स्पेस ले रहा है, 1 किलोबाइट ले रहा है ना, यस सर। 1 किलोबाइट, 1 KB। अब ये आप बोलोगे आईजे क्यों आ रहा है, वो इंटेलिजे से आ जा रहा है, आप में वो नहीं आएगा अगर इंटेलिजे इंस्टॉल नहीं है तो। 1 KB ले रहा है, तो ये स्पेस बताइए रैम का है या हार्ड डिस्क का है? हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क का है, अपनी सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी एसएसडी भी हो सकती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस है। तो जब भी, और ये जावा हमने जो डाउनलोड किया, इसके अंदर जितनी लाइब्रेरीज हैं, इनकी स्पेस कहाँ पे होगा? जहाँ पे इंस्टॉल होंगी, है ना। जब हमने जावा यस सर। इंस्टॉल करी थी जहाँ पे, वहाँ पे ये सब कोड उसके स्टोर हैं। तो ध्यान रहे, व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, इट वोंट टेक एनी मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं ली जाती है इनसाइड दी रैम। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एक और एग्जांपल अगर मैं ऐसे बताऊं कि मैं इसके अंदर से test1 चला दूं, अगर सिर्फ क्लास बनाने से ही मेमोरी ऑक्यूपाई होने लगती है ना, या फिर ऐसा मैंने कर दूं, हाँ चलो मान लो ऐसा है,
सिर्फ क्लास बनाने से अगर मेमोरी ऑक्यूपाई होने लगती तो भाई रिकर्शन भी शुरू हो जाना चाहिए था, Yes, sir. है ना, पर ऐसा होता नहीं है। तो जब क्लास आप बनाते हो ना, आपका कोड जो होता है वो इन एक्शन नहीं होता है। व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, कोई स्पेस नहीं होगा और आपका जो प्रोग्राम है वो इन एक्शन नहीं होगा, अभी आपका जस्ट एक ब्लूप्रिंट होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर प्रॉब्लम। क्लास क्या होता है? क्लास इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट, सिर्फ एक ब्लू प्रिंट है। जैसे हमने जब अपनी गाड़ी बनानी थी तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट गाड़ी नहीं बनाई, पहले ब्लूप्रिंट बनाया। तो इसी तरह बिल्कुल रियल वर्ल्ड में जैसे हम कोई चीज़ घर बनाते हैं तो नक्शा बनता है, गाड़ी बनाते हैं तो एक पहले आर्किटेक्चर उसका बनाया जाएगा, वैसे ही जावा के अंदर अगर मान लीजिए मुझे 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना है तो पहले मैं एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करूँगा। कैसे? एक क्लास बनाऊँगा, क्लास का नाम रख दूंगा मैं सम ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा रख दिया मैंने, सम ऑफ 2, या सम रख देते हैं, चलो मैंने सम नाम की एक क्लास बना दी। उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक वॉइड सम नाम का एक मेथड बना दिया और जिसके अंदर मैंने किया इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 2। ये सब मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, मैं ब्लूप्रिंट, अभी ये इन एक्शन नहीं है ना, ब्लूप्रिंट बन रहा है। फिर मैं मतलब ये पेपर पे लिखा जा रहा है कि ये देखो ये टायर होगा, ये होगा, इधर से दरवाज़ा निकलेगा और फिर मैं इसको सेस आउट कर दूंगा, सेस आउट a प्लस b, ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बन गया, ये ब्लूप्रिंट बना। अभी अभी ये इन एक्शन नहीं आया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्लास क्या होता है, इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसके बाद, अब इस ब्लूप्रिंट को, जैसे हम लोगों ने गाड़ी जब बनानी थी, हम लोग को जब कहा गया जब गाड़ी बनाती तो पहले हमने ब्लूप्रिंट बनाया, अब फिर क्या किया, उसी ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट में तब्दील किया, मतलब ब्लूप्रिंट के हिसाब से सामान लाएं। अब मान लो ब्लूप्रिंट में हमने लिखा है टायर, ठीक है, टायर। ब्लूप्रिंट में हमने मान लो लिखा है विंडशील्ड, ब्लूप्रिंट में हमने लिखा है डोर, तो ये सब लाना पड़ेगा, इंजन, ये सब हम ले करके आएंगे और फिक्स करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब क्या होगा, अब हमें पार्ट्स को अरेंज करने पड़ेंगे। इसी तरह बिल्कुल जो हमारी क्लास है इसको ब्लूप्रिंट बोला जाएगा। अब जैसी ये क्लास है उसी के हिसाब से इसका मेमोरी एलोकेशन करवाना पड़ेगा। जब ये क्लास, अभी ये क्लास रैम में एग्जिस्ट करती है? No, sir. नहीं। तो जब तक क्लास रैम में एग्जिस्ट नहीं करेगी हम बोलेंगे ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ध्यान रखिए, जब तक रैम में एग्जिस्ट नहीं करेगी हम बोलेंगे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। और कोई चीज जब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ऑब्जेक्ट होती है या ब्लूप्रिंट होती है? Blueprint. ब्लूप्रिंट। लेकिन जैसे ही मैं इसको रैम में लोड कर दूंगा, अब कोई मेरी क्लास है, कोई मेरा कोड है, वो रैम में अब एग्जिस्ट करती है। जब एग्जिस्ट करती है तो उसको मैं बोलूंगा कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है भाई। रैम में अगर इसका अगर मेमोरी एलोकेशन हो गया तो हम बोलेंगे नाउ इट इज एग्जिस्टिंग, है ना, इनसाइड द रैम। और कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है रैम में तो इसका मतलब कि उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। कोई चीज फिजिकली रैम में अगर है भाई साहब, रैम में कुछ मेमोरी ली हुई है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, या जावा या ऊप्स की लैंग्वेज में, है ना। हालांकि ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो वैसे भी टच नहीं कर सकते आप, है ना। हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे ही नहीं टच कर सकते। लेकिन सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ों को फिजिकली एग्जिस्टेड बोला जाएगा? जो रैम में होगी, मैं लिख देता हूँ, अगर कोई चीज़ रैम में है, ठीक है, ये सब मैं हटाता हूँ, अगर कोई चीज़ रैम में अगर एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई फिजिकली एग्जिस्टेड। और कोई चीज़ अगर रैम में नॉट एग्जिस्ट तो हम बोलेंगे फिजिकली नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है, फिजिकली नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। अब रैम में एग्जिस्ट कब नहीं करती है? जब हम
क्लास बनाते हैं ना, Yes, sir. सॉरी यहाँ नीचे होगा। तो जब आप क्लास बनाते हैं, जब आप सिर्फ क्लास बनाते हैं तो रैम में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम बोलते हैं फिजिकली नॉट एग्जिस्ट। मतलब व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, इट इज नॉट एग्जिस्टेड फिजिकली इनसाइड द रैम, एंड सो इट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। अब हम ऐसा क्या करें कि मेरी क्लास जो है वो रैम में एग्जिस्ट करे, मतलब हम ऐसा क्या करें कि रैम में सारी मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाए। इस इंट ए के लिए 4 बाइट, बी के लिए 4 बाइट, सबके लिए 4-4 बाइट रैम में मेमोरी मिल जाए, और ये पूरी क्लास मेरे रैम के अंदर लोड हो जाए, ताकि मैं उस मेमोरी एरिया में जा करके उसको इस्तेमाल कर सकूँ। अब बताइए, ये एक वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल मेमोरी लेगा ना भाई साहब, बताइए। Yes, sir. अगर वेरिएबल की जब तक मेमोरी नहीं दी जाएगी, क्या इसको यूज किया जा सकता है? No, sir. है ना? तो इसका मतलब कि इसको इस सम को इस्तेमाल करने से पहले इसको फिजिकली रैम में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और फिजिकली एग्जिस्ट कोई भी चीज अगर होगी उसी को तो यार ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है Yes, ना? sir. उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पता ये चला कि क्लास एक क्या है? जस्ट अ ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट को ही अगर हम रैम में एग्जिस्ट करा दें कुछ करके, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट, यहीं से ऑब्जेक्ट का टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेबल टॉपिक है तो साथ में ही सीखना पड़ेगा। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम existence of a class inside the memory। मतलब आपने ये क्लास बनाई, दिस इज अ ब्लूप्रिंट। जब इस क्लास का रियल टाइम रैम में मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, तो हम इसी क्लास को क्या बोलने लग जाएंगे? ऑब्जेक्ट बोलने लग जाएंगे। इसी क्लास का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी जो कार थी, पहले उसका डिजाइन था, डिजाइन ही ना भाई साहब ऑब्जेक्ट में बदला। Yes, sir. जी सर। तो जब रियल वर्ल्ड में कोई ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट में बदल सकता है, तो जावा में भी बदल सकता है, प्रोग्रामिंग बदल सकता है। ये ब्लूप्रिंट है, इसको हम ब्लूप्रिंट बोलेंगे, क्योंकि रैम में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ही रैम में एग्जिस्टेंस हुआ, नाउ इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, कोई बताए हमें? ऑब्जेक्ट ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो हर उस चीज के लिए एप्लीकेबल है जो रियल में एग्जिस्ट करती है ना? Yes, sir. ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो हर उस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है। लैपटॉप भी ऑब्जेक्ट है, फैन भी ऑब्जेक्ट है, ट्राइपॉड भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हर उस चीज को, तो मतलब किसी भी क्लास को, किसी भी नाम की क्लास को, ये राजू, काजू, माजू, किसी भी क्लास को अगर आप रैम में फिजिकली एग्जिस्ट करा देते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। आप बोलेंगे यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट XYZ क्लास। तो ऑब्जेक्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यार, आपकी क्लास का रियल टाइम एग्जिस्टेंस है मेमोरी के अंदर, नथिंग एल्स। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब और समझ लीजिए बात को थोड़ी सी। इतनी बात हो गई तो कुछ और बातें हम थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं ना। टेक्निकली आपको इंटरनेट पे हर जगह एक डेफिनेशन मिलेगा कि ऑब्जेक्ट, ये वाला नहीं मिलेगा, लेकिन समझने के लिए ये वाला जरूरी है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये मिलता है हर जगह। इंस्टेंस का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग जान लोगे तो एक बार में समझ जाओगे। इसका मतलब होता है मूर्त रूप। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का मूर्त रूप है, मतलब फिजिकली एग्जिस्ट करने को ही मूर्त रूप बोलेगा ना। मूर्त Yes, मतलब sir. समझ रहे हो Yes, sir. क्या होता है? कोई जैसे कि मूर्ति होती है। हाँ, जैसे कि मूर्ति होती है किसी चीज का। जैसे कोई चीज है जो भाई
फिजिकली एग्जिस्ट करा दी गई, बना दी गई, क्रिएट कर दी गई। तो इसीलिए यह डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब भाई क्लास है, एक ब्लूप्रिंट है, उसका मूर्त रूप, मतलब कि उस क्लास का एग्जिस्टेंस कर दिया गया मेमोरी के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा डेफिनेशन यूज होगा, तो आप समझ लें पहले, फिर डेफिनेशन तो भाई जो है वो है ही है, उसको तो आप यूज कर ही सकते हैं। तो अब हम इधर आते हैं, तो ये मेरी क्लास है। अब ये क्लास ब्लूप्रिंट है, मुझे इस क्लास को भाई मेमोरी के अंदर डालना है। तो मेमोरी के अंदर डालने का मतलब मुझे इस क्लास को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस क्लास को इस्तेमाल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा ये सम क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है, मुझे अगर इस सम क्लास को इस्तेमाल करना है तो मैं तभी करूँगा ना यार जब ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। यस सर। नहीं तो ए कहाँ बी कहाँ, मेमोरी में जब ए बी है ही नहीं तो तुम दोनों को जोड़ोगे कैसे? भाई जब ग्लास में पानी और दूध है नहीं तो उसको मिलाओगे कैसे? तो पहले तो ग्लास और दूध रेडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना पड़ेगा। और किसी भी क्लास जो कि ब्लूप्रिंट है, अगर उसको आपको ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है, उसको मेमोरी के अंदर स्पेस देना है, तो आप यूज करते हैं एक कीवर्ड का, न्यू दे देंगे और लिख देंगे क्लास का नाम और ब्रैकेट, हो गया खत्म। अब जैसे ही ये लाइन यहाँ पे, अब मैं एक और क्लास बना देता हूँ, एक सम है और एक क्लास है सब। उसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा, जब बना दिया। अब बताइए, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, कौन सी क्लास मेमोरी में लोड हुई होगी, सम या सब या दोनों? सम। हाँ, SUB नहीं हुई, क्योंकि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। जब तक हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हमने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किसके साथ किया, सम क्लास के साथ किया, तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या मतलब हुआ यार ऑब्जेक्ट बनाने का? मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई है। हाँ बस, नथिंग एल्स। तो ये लोग पूरी जावा पढ़ लेते, उनको यही नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बहुत आसान चीज है, किसी भी क्लास का फिजिकली एग्जिस्टेंस इनसाइड द रैम। इन शॉर्ट बोलो कि मेमोरी प्रोवाइड कर दी गई। अच्छा भाई, अच्छा जब हमने ये न्यू सम किया होगा तो इस क्लास के लिए मेमोरी क्रिएट हुई होगी, वो मेमोरी का कोई ना कोई लोकेशन होगा, कहीं ना कहीं रैम में हुई होगी। यस सर। तो अगर मुझे इस ए और बी को सम कराना है तो उस मेमोरी तक पहुंचना भी पड़ेगा, यस सर। है ना? तो वो कैसे पहुंचेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में होल्ड कर लें, एस नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। तो ये एस किसको पॉइंट कर रही है, सम ऑब्जेक्ट को, सम के ऑब्जेक्ट को। सम के ऑब्जेक्ट का मतलब उस मेमोरी लोकेशन को जहां पे लोड हुआ है। मैं इसको पेंट में समझाता हूं, देखिए ध्यान समझिएगा भाई साहब। ये मेरा रैम है, ठीक है, ये मेरा रैम है, या हाँ चलो ये मेरा रैम है। अभी मैं पूरा मेमोरी नहीं बताऊंगा कि हीप में होता है, स्टैक में होता है, कहाँ होता है, बहुत आसान में करना चाह रहा हूँ। अभी मेमोरी मैनेजमेंट अलग से सीखेंगे। और जैसे ही हमने किया न्यू सम, तो ये रैम के अंदर सम वाला जो भी है यहाँ पे मेमोरी मिल गई। सम क्लास या मेमोरी एलोकेटेड लिख देता हूँ, मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, किसके लिए हुआ होगा ये मेमोरी एलोकेटेड? सम क्लास। हाँ, फॉर सम। ठीक है, ये हो गया। अब इसी मेमोरी तक हमें पहुंचना है, ठीक है, इसी मेमोरी तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसको ही ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना, दिस इज ओनली कॉल्ड ऑब्जेक्ट। या फिर हम बोले फिजिकली एग्जिस्टेड। कहाँ पे फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है ये? रैम में। रैम। ये हमारा रैम हो गया। अब रैम में भाई फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। बट अब इस मेमोरी के अंदर घुस के इसके अंदर का डेटा यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि भाई हमें इसको यूज़ करना है ए और बी को।
तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में होल्ड करने का मतलब है कि ये जो पूरी पूरी जो मेमोरी है, ठीक है, इसको रेफर करता है एक वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल हम बना देते हैं। यहाँ पे हमने एक s नाम का वेरिएबल, सम नाम का वेरिएबल बना दिया, और सम इंटरनली किसको पॉइंट कर रहा है? इसी मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक ले जाते हैं और इसको ऊपर ले चलते हैं। भाई साहब इधर आ जाओ, ठीक है, और इधर आ जाओ, ठीक है ना। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है इस तरीके से। तो हम जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अब वो ऑब्जेक्ट भाई मेमोरी में जहाँ है, ठीक है, उस मेमोरी को एक रेफरेंस वेरिएबल देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम उस मेमोरी तक पहुंच के उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है। यस सर। है ना। तो एक हम इसको इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं, इसको बोलते हैं, इसीलिए सम को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। एक तरह का लोकल वेरिएबल ही है, बट एक खास तरह का लोकल वेरिएबल है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। किसको रेफर कर रहा है ये? ऑब्जेक्ट को, सम ऑब्जेक्ट को। सम ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट? क्लास में जो वेरिएबल है, जो सम क्लास का मेमोरी एलोकेशन हुआ है, मेमोरी एलोकेट हुआ है, हाँ, उसको रेफर कर रहा है। अच्छा, अब जावा का एक रूल है, जावा का एक रूल ये भी है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे उसका डेटा टाइप देना बहुत जरूरी होता है। तो सम में किसका ऑब्जेक्ट है? सम वेरिएबल में किसका? सम का है, तो इसका डेटा टाइप भी सम हो जाएगा। लो भाई, जैसे कि अगर a में 10 है तो डेटा टाइप क्या होगा? इंट होगा, क्योंकि भाई अगर a में 10 है, कर लीजिए, नॉइज आ रहा बहुत। a में अगर 10 है तो डेटा टाइप इंट होगा। तो सम में अगर सम का ऑब्जेक्ट है, अगर सम मेरा पूरे इस सम क्लास के ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उसको अगर रेफर कर रहा है, तो हम बोलेंगे ना, इसके पीछे सम लगाएंगे ना, कि ताकि पता चले कि ये भाई किसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ पता ये चला कि भाई क्या क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है? क्लास इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. Class is also called as user defined data type. मतलब आपको एक डेटा एक आपको डेटा टाइप बनाना है, मान लो चप्पल टाइप का, तो एक क्लास बना दो, सीधे क्लास बना दो चप्पल, ये हो गया। और अब आप यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे लिखो चप्पल सी, कैरेक्टर नहीं भाई, चप्पल सी, ये देखो इंट डी है ना, फ्लोट ई, इसी तरह चप्पल सी। तो क्लास जब भी हम बनाते हैं तो ये एक यूजर डिफाइन, एज अ यूजर डिफाइन डेटा टाइप भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब इस डी में क्या स्टोर हो सकता है बताइए? इंटीजर वैल्यू 10, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू 10.66f, और इसमें क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है ना। तो ध्यान रहे कि आप क्लास को, मतलब पहले आप, सबसे पहले आप क्लास बनाते हैं, ठीक है, और क्लास का मेन पर्पस है कैटेगराइजेशन। हाँ, और भी यूज कर सकते हो एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन मेन पर्पस है कैटेगराइजेशन। जब भी क्लास बनाएंगे, क्लास एक कुछ नहीं होगी, जस्ट एक ब्लूप्रिंट होगी। जैसे ही उस ब्लूप्रिंट को मेमोरी में स्पेस दिया जाएगा, यही क्लास को हम बोलेंगे हमने सम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। हमने सम क्लास का, यहाँ पे इस लाइन को हम क्या बोलेंगे कि वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास, वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास। मतलब सम क्लास का हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बताएं भाई, सबको क्लियर हुआ इतनी बात जितनी हमने बताई यहाँ पे? यस सर। तो ये हमारा रहा क्लास और
ऑब्जेक्ट का सीन। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं क्लास ऑब्जेक्ट की। हालांकि मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, कि मेमोरी कैसे मैनेज होगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो कहाँ पे, रैम के अंदर बहुत सारी लोकेशन होती है तो कहाँ पे स्पेस लेता है, वो सब चीज़ें हम लास्ट में सीखेंगे तो बेहतर होगा। जब पूरा हम लोग ऊप्स पढ़ लेंगे ना तो लास्ट में हम मेमोरी मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास वी यूज न्यू कीवर्ड, एंड देन ये वाला हम डायग्राम उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पुट कर देते हैं, और एक ये छोटा सा जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इसमें ध्यान रहे सब क्लास का हमने कुछ नहीं किया है ना, सब क्लास का हमने कुछ भी नहीं किया है। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट, अच्छा ये बताइए चप्पल क्लास मेमोरी में लोड होगी कि नहीं? नो सर। क्यों? हमने यहाँ बनाया तो है। चप्पल का रेफरेंस वो तो एलोकेट तो किया नहीं न्यू से। हाँ, न्यू नहीं किया, ध्यान रहे यहाँ पे हमने सिर्फ क्या बनाया है, ये वेरिएबल बनाया है, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट, ये रूल याद रखिएगा, जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक उसके लिए कोई भी एलोकेशन रैम में नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास वी यूज न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो ये वाला भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग रेडी हैं, क्योंकि हम क्लास समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, तो अब हम आगे कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो अब आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे। जैसे अब मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा कि जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता था तो हम ऐसे क्यों करते थे यार, न्यू स्कैनर, हाँ, ये न्यू स्कैनर क्यों लिखते थे? हमने अभी तक आपको यही बोला था कि ये सिंटेक्स का पार्ट है ना, समझाया नहीं था हमने बोला था एज अ सिंटेक्स समझ लो। क्यों? स्कैनर एक क्लास है जो कि जावा यूटिल पैकेज में है ना। तो आप बताइए क्या स्कैनर क्लास मेमोरी में स्पेस ली हुई है बिफोर दिस लाइन? अगर ये हम न लिखें तो क्या स्कैनर क्लास रैम में एग्जिस्ट करती है? नो सर, नहीं करती। तो जब कोई क्लास रैम में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके हम डेटा को, उसके मेथड्स को, उसके वेरिएबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं? तो पहले उस क्लास को मेमोरी में लोड करवाना पड़ेगा कि यस आई वांट दिस क्लास टू बी लोडेड इनसाइड द रैम। तो सबसे पहले उसको लोड करवाने के लिए हम क्या, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले जितनी भी जावा ने क्लास दे के रखी है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर, वो सब ब्लूप्रिंट है। जिस भी ब्लूप्रिंट को हम एक्चुअल में यूज करना चाहेंगे उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे खट से। ये लो, अब ये system डॉट इन एक चीज़ है जो कि आप आगे समझोगे, बहुत लास्ट का चीज़ है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का। अभी आप इस पे फोकस करें कि न्यू स्कैनर हम क्यों लिखते थे, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास मेमोरी में लोड हो जाएगी। जैसे ही ये लाइन पे जेवीएम ये लाइन पढ़ेगा ना, तुरंत स्कैनर क्लास को पूरा मेमोरी में लोड कर देगा। अब जैसे ही मेमोरी में लोड हो जाएगा तो वो मेमोरी एरिया को रेफर कौन करेगा? दिस वेरिएबल स्कैनर, है ना। और स्कैनर से फिर हम उस मेमोरी एरिया के जितने भी मेथड्स हैं, स्कैनर क्लास के जितने भी मेथड मेमोरी में लोड हुए होंगे, सबको खटाखट से यूज करेंगे, और देन हमें अपना काम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात अब अभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें ऑब्जेक्ट के बारे में हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है, उस सब के बारे में करेंगे। उस पर अगर हम जाते हैं अभी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग का लगभग 1.5 घंटे हो चुका है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग कल बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे थोड़ी सी, ऑब्जेक्ट को फिनिश करके कल ही हम लोग इनकैप्सुलेशन भी स्टार्ट कर देंगे।